नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने आज मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता को चौंका दिया है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर एक नया संदेश देने की कोशिश की गई है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि मोहन यादव कितने सफल मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जितने प्रतिमान गढ़ दिए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने जो अपनी उपलब्धियां छोड़ी हैं और शिवराज सिंह चौहान ने जो लाइन खींची है, क्या उस लाइन से बड़ी लाइन मोहन यादव बना पाएंगे, ये सबकी नज़र है। फिलहाल आज जो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक भोपाल में हुई, उसमें जो भी निर्णय हुए हैं लगभग सभी चौंकाने वाले निर्णय हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक बना के हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहनलाल खट्टर को भेजा था। उनके 2 सहयोगी भी आए थे और जैसे ही मोहन यादव के नाम की घोषणा हुई तो निश्चित तौर पे वहाँ तो औपचारिक ताली बजना थी, लेकिन सनाका जैसा खिंच गया और तमाम सारे बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के पद के लिए बैठे थे वो कहीं ना कहीं हाथ मलते रह गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े दावेदार थे प्रहलाद पटेल। भोपाल में उनके बंगले पे काफ़ी भीड़ थी, बहुत सारे समर्थक पूरे मध्य प्रदेश के आए हुए थे। जब तक मोहन यादव के नाम की घोषणा नहीं हो गई तब तक प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रहलाद पटेल के समर्थक नारेबाजी करते रहे, कैलाश विजयवर्गीय जी के समर्थक नारेबाजी करते रहे, नरेंद्र सिंह जी तोमर के समर्थक नारेबाजी करते रहे और शिवराज सिंह चौहान के समर्थक भी नारेबाजी करते रहे। तमाम सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये मोहन यादव का नाम कहाँ से आया, ये कैसे तय हुआ। तो निश्चित तौर पे मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये प्योर नाम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सुझाव है, जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ग्रीन सिग्नल दिया है। कहीं ना कहीं पार्टी ने स्वीकार किया है। जेपी नड्डा के पास ये नाम पहले पहुंच गया था। मोहन यादव को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। निश्चित तौर पे ये जो नाम है वो मध्य प्रदेश की जनता को चौंकाने वाला है। अब मैं बात करता हूं कि मध्य प्रदेश में जो दावेदार थे वो कहीं ना कहीं हाथ मलते रह गए। हमें उम्मीद थी कि इनमें इन्हीं दावेदारों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा और इन्हीं दावेदारों में से कोई उप मुख्यमंत्री और स्पीकर बनेगा, लेकिन इन दावेदारों में से केवल नरेंद्र सिंह तोमर हैं जिन्हें स्पीकर का पद मिल गया है। बाकी सारे दावेदार कहीं ना कहीं हाथ मलते रह गए हैं। अब मध्य प्रदेश की राजनीति बिल्कुल नए क्लेवर में होगी, नए रूप में होगी। मध्य प्रदेश में सारे नए लोग होंगे। मध्य प्रदेश में एकदम लोकसभा चुनाव सामने है, उसे देखते हुए अब रणनीति बनानी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया गया, जिन्होंने चुनाव लड़ने से पहले कहा कि मैं केवल विधायक बनने से के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मुझे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, वे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इंदौर के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। अब कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में कुछ नहीं आया है। एक एक करके सारे पद निकल गए। मुख्यमंत्री निकल गया, उप मुख्यमंत्री निकल गया, स्पीकर निकल गया। फिलहाल अब ये सिर्फ विधायक बन के रह गए हैं। बात की जाए प्रहलाद पटेल जी की, केंद्र में मंत्री थे, दिग्गज नेता थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि यदि वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो उन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, निश्चित तौर पर स्पीकर की कुर्सी पे मैं उनको एक मतलब कल्पना कर रहा था उनको बैठे हुए। लेकिन प्रहलाद पटेल स्पीकर भी नहीं बन पाए और हमने देखा आज दिन भर से उनके समर्थक भोपाल में डेरा डाले हुए थे, नारेबाजी हो रही थी। प्रहलाद पटेल भी कहीं ना कहीं हाथ मलते रह गए। और बात की जाए गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश में 9 बार के विधायक हैं, ब्राह्मण नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने ये घोषणा की थी चुनाव से पहले कि उनके पंडित ने उनसे कहा है कि इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कोई चेहरा सामने नहीं किया है, इसलिए हो सकता है कि गोपाल भार्गव की लॉटरी लग जाए, इसीलिए वो विधानसभा चुनाव में उतरे थे, वरना भी अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे थे। लेकिन गोपाल भार्गव जी चुनाव परिणाम आने के बाद, अच्छी जीत के बाद वो दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में उन्होंने अपनी बात भी अपने संगठन से कहने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि आज गोपाल भार्गव भी हाथ मलते रह गए हैं। अब मंत्रिमंडल पर सबकी नज़र है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर बनाए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मोहन यादव को किसका सपोर्ट होगा, मोहन यादव कैसे आगे बढ़ेंगे, मोहन यादव की नीतियां क्या होंगी। तो ये मैं आपको बता दूं कि मोहन यादव, मुझे ऐसा लगता है कि अभी शिवराज सिंह चौहान को साथ लेकर उनका विश्वास जीतकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पूरी तरह निर्भर रहेंगे, क्योंकि उन्हें इस पद तक पहुंचाने में राष्ट्रीय स्वयं
सेवक संघ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो नई सरकार होगी, नई सरकार का जो ढांचा होगा, नई सरकार का जो चेहरा होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको संघ की छवि दिखाई देगी, संघ की वो उसकी गतिविधियां दिखाई देंगी, संघ के लोग महत्वपूर्ण पदों पर दिखाई देंगे। ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूं कि संघ का महत्व अब हमें दिखाई दे सकता है। जिस तरह संघ ने मोहन यादव को ऊपर पहुंचाया, तो मोहन यादव इस कृतज्ञता को शायद याद रखेंगे। हम बात करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बनाए गए हैं, 2 बनाए गए हैं। राजेंद्र शुक्ला जी बनाए गए हैं, जो रीवा से बहुत अच्छे मतों से जीते हैं, मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री हैं। और दूसरे बनाए गए हैं जगदीश देवड़ा जी, जो इस समय वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश में और दलित समाज से आते हैं। ये मंदसौर के मल्हारगढ़ से विधायक है। तो ये जो दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूं कि ये दोनों ही शिवराज सिंह चौहान के नज़दीक रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राजेंद्र शुक्ला को किसी कारण से मंत्री नहीं बना पाए थे, लेकिन पद से हटने के पहले उन्होंने जिद करके जो 3 मंत्री अंदर लिए थे, उनमें एक राजेंद्र शुक्ला भी थे। और मैं तो ये मानता हूं कि राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में लेने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए 3 मंत्री बनाए गए थे। तो राजेंद्र शुक्ला पूरी तरह शिवराज सिंह चौहान के नज़दीकी हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो शिवराज सिंह चौहान का इस सरकार में जो एक कहना चाहिए कि इंटरफेरेंस रहेगा, वो राजेंद्र शुक्ला जी के जरिए ही रहेगा। और दूसरे हैं जगदीश देवड़ा, बहुत भले हैं, बहुत लोकप्रिय भी हैं। आपने उनको तलवार चलाते हुए देखा होगा, मैंने भी देखा है, मेरे तो बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो जगदीश देवड़ा जी मध्य प्रदेश में वित्त और आबकारी मंत्री हैं, मतलब वाणिज्य कर वगैरह सब उनके पास है और उन पर कोई दाग नहीं है। इतने बड़े विभाग होने के बाद भी वो किसी तरह का कोई दाग उनके ऊपर नहीं है। मध्य प्रदेश जरूर उनके कार्यकाल में एक तरह से कहना चाहिए कर्जे में डूबा है, लेकिन इसके लिए जगदीश देवड़ा दोषी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है शिवराज जी ने बनाई, और ये जो कर्ज का मामला है वो भी शिवराज जी तक ही है। ऐसा कहा जाता है कि जगदीश देवड़ा नाम के वित्त मंत्री थे, सारा काम तो शिवराज जी के यहीं से चलता था। बहरहाल वो ये बात तय है कि जगदीश देवड़ा का नाम भी कहीं ना कहीं शिवराज खेमे से आगे बढ़ाया गया है। तो दोनों उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की पसंद के माने जा रहे हैं। और स्पीकर तो आप मान सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज को हम अलग करके कभी देखते ही नहीं, दोनों अच्छे मित्र हैं। और स्पीकर के रूप में उन्हें पद देकर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि नरेंद्र सिंह तोमर को अभी भी पार्टी हाईकमान चाहता है। पार्टी हाईकमान में उनके नंबर कम नहीं हुए हैं। उन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया है तो किसी लंबी सोच के तहत MP भेजा गया है। उन्हें स्पीकर के पद पर बिठाकर उनका सम्मान भी बहाल किया गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के स्पीकर रहकर और इन तमाम सारे लोगों को चलाने का काम करेंगे। मैं ये मानता हूं कि अनुभव के मामले में जितने विधायक चुन के आए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर उनमें सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं। संसदीय कार्य में भी अनुभवी हैं, संगठन के मामले में अनुभवी हैं और सत्ता के संचालन में भी अनुभवी हैं। तो वो स्पीकर के रूप में बैठकर निश्चित तौर पे सबको एक बहुत अच्छी तरह से लेके चलने का काम नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। तो फिलहाल जो नई सरकार बन रही है, नई सरकार का जो चेहरा होगा, उसे लेके भी कई चर्चा हैं। अब चर्चा ये आ रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर हो गए, मोहन यादव चीफ मिनिस्टर हो गए, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय का क्या होगा, प्रहलाद पटेल जी का क्या होगा, राकेश सिंह का क्या होगा, रीति पाठक का क्या होगा। और ये तमाम सारी चर्चाएं इस समय हैं कि क्या ये लोग मंत्रिमंडल में आएंगे। अब सबकी नज़र इस पर टकी हुई है कि क्या मोहन यादव, जो एक तरह से कैलाश विजयवर्गीय के शिष्य कहला सकते हैं, क्योंकि वैसे बेशक मंत्रिमंडल में शिवराज जी के रहे हैं, लेकिन मोहन यादव के ऊपर कोई संकट आया है तो संकट मोचक की भूमिका तो कैलाश विजयवर्गीय ने निभाई है। वे छाती लगाकर उज्जैन पहुंच जाते हैं और उज्जैन में उनके साथ खड़े नजर आते हैं। तो साथी हैं, दोस्त हैं और संकट मोचक भी हैं। तो क्या अपने ही शिष्य जैसे कार्यकर्ता के साथ भी मंत्रिमंडल में आना पसंद करेंगे? क्या प्रहलाद पटेल जैसे केंद्रीय मंत्री मोहन यादव जैसे जूनियर के साथ मंत्रिमंडल में आना पसंद करेंगे? राकेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष रहे और मोहन यादव उस वक्त कद बहुत छोटा था उनका, क्या वो मोहन यादव के मंत्रिमंडल में आएंगे? ये तमाम सारी चर्चाएं ऐसी हैं जिसका अभी हमें इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पे आने वाला समय बताएगा कि अब चेहरा क्या होगा। फिलहाल इतना तय है कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका पर सबसे ज़्यादा इस समय लोगों की नज़र लगी हुई है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वे एक भी दिन खामोश नहीं बैठ सकते हैं। वो देख लेगा, कल से ही आप देखिएगा उनकी सक्रियता, हो सकता है 2-4 दिन विश्राम करें, लेकिन उनकी सक्रियता के मामले में हम ये मानते हैं
कि इस समय पूरे देश भर में शिवराज सिंह चौहान जैसा सक्रिय राजनेता शायद किसी दल के पास नहीं है। हमने देखा चुनाव में इतनी थकान के बाद भी वो अगले दिन से निकल गए, परिणाम आए दूसरे दिन से वो छिंदवाड़ा और श्योपुर चले गए और निश्चित तौर पर वो लगातार दौरे करते हैं, अपनी बात कहते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना दी, लाडली लक्ष्मी योजना दी, तमाम सारी और गरीब गुरबों की योजनाएं थी, क्या मोहन यादव उस तरह की योजनाएं चला पाएंगे? क्या आज का जो हमारा खजाना है इसको अलाउ करेगा? मोहन यादव क्या उस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे जैसे शिवराज सिंह चौहान करते हैं? वो बच्चियों के मामा बन जाते हैं, बहनों के भाई बन जाते हैं, वो गरीब के घर भोजन करने बैठ जाते हैं, वो सड़क पे बैठ के भोजन कर लेते हैं, वो कहीं कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या मोहन यादव इस तरह की चीज़ें कर पाएंगे? ये सबकी नज़र है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जो लाइन खींची है, लोकप्रियता की जो लाइन खींची है, उस लाइन को छोटा करना, उस लाइन को काटना आज मध्य प्रदेश में दूसरे किसी नेता के बस की बात नहीं है। तो ये तमाम सारी चीज़ों पे अभी हमें देखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया है, सरकार की एक छवि खड़ी कर दी है और अब मोहन यादव के सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी लाडली बहना योजना, क्योंकि लाडली बहना योजना के कारण से सरकार के तमाम सारे विभागों की योजनाएं कहीं ना कहीं अटकी पड़ी हैं, पैसे की कमी है। अभी हमने सुना था कि इंदौर और भोपाल नगर निगम में 8 तारीख तक सैलरी नहीं बटी थी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं उससे मोहन यादव कैसे निपटेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल हमारे पास एक खबर आ रही है कि अब मोहन यादव 14 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं। 14 दिसंबर एक टेंटेटिव तारीख है, अभी ये अंतिम नहीं है। इसका अंदाज इसलिए लगाया जा रहा है कि 13 तारीख को छत्तीसगढ़ में शपथ होगी, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं, तो हो सकता है 14 तारीख को भोपाल में शपथ हो। लेकिन इतना तय है कि शपथ समारोह जमुरी मैदान में होगा और मध्य प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने की भी पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जानते हैं कि एक बड़े इवेंट के रूप में बदलती है अपने आयोजनों को, तो शपथ भी बड़े इवेंट के रूप में होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जितना बड़ा इवेंट इस शपथ समारोह का होगा, जिस भव्यता के साथ मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसी भव्यता और दिव्यता के साथ इस सरकार को चलाएं। सरकार का जो खजाना खाली है इसको कैसे भर सकते हैं, कैसे हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में इस समय भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। कैसे हम युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री ला सकते हैं मध्य प्रदेश में नई, तमाम सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो बहुत मोहन यादव के सामने होंगी। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि यदि कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता जिनके पास विजन भी है और टेलीविजन भी है, तो ये लोग यदि सब जुट जाएंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की तमाम सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। फिलहाल आज आप नए हैं, हम आपको दुआएं देते हैं, बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।